को खाने वाले जंगली प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। एक बार की बात है, इस आइलैंड पर कुछ पायरेट्स आ गए थे और जब वो सभी लोग रात में सो रहे थे तो सभी लोग एक जानवर में बदलने लगे। और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से इन्हें कुछ आंखें घूर रही होती हैं, पर जोरो को कोई डर नहीं था और ये आराम से सो रहा होता है। और तभी लूफी के सामने एक सांप आ जाता है जिसका चेहरा खरगोश के जैसा था। और तभी उसॉप को कोई चीज टच करती है। अरे यार लूफी, मुझे चाट क्यों रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डॉगी होता है जिसकी शक्ल किसी चिकन की तरह थी। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं और पीछे और भी जानवर होते हैं। और तभी ऊपर से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, इस आइलैंड को छोड़ दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ का भगवान हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। यार ये कितना अजीब है ना। तुमने अजीब किसे कहा? हाँ? और तभी बहुत सारे अजीब जानवर यहाँ पर आने लगते हैं। एक पिग आता है जो कि बिल्कुल लॉयन के जैसा दिख रहा था। लूफी उस पिग को उठाता है और ये सुअर इसके मुंह को खींच देता है। आखिर तुम हो कौन? अरे मैं रबड़ का बना हूँ और मैंने एक डेविल फ्रूट खाया था। डेविल फ्रूट? मैंने इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं जब मैं एक पायरेट हुआ करता था। क्या तुम पायरेट भी थे? क्या तुम सच में कोई भगवान हो या हमें पागल बना रहे हो? हाँ, शांत हो जा, अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी कुछ लकड़ियाँ इन पर हमला कर देती हैं। लूफी और नामी इनसे बहुत मुश्किल से बचते हैं। और तभी लूफी के सिर के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी रबड़ का बना है, इससे चोट नहीं लगती है। और तभी पीछे झाड़ियों में से एक गन निकलती है और लूफी पर शूट कर देती है, पर लूफी को कुछ नहीं होता। अच्छा तो तुम ही गॉड हो? हाँ, ये तो एक मॉन्स्टर है। और लूफी और उसॉप उसका पीछा करने लगते हैं और ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता और एक पेड़ से टकरा जाता है। और ये सभी लोग देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था और ये वही बंदा है जो कि अभी खुद को गॉड वगैरह कह रहा था। मुझे उठाओ, अरे मुझे उठाओ भाई। ये दोनों उसे उठाते हैं। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन लूफी इसका गला पकड़ लेता है। भाग कर रहे हो? हाँ, इधर आओ। और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, पर खींचते खींचते लूफी इसके साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर लूफी किसी तरह से इसे बचा लेता है पहाड़ी से गिरने से और दोबारा स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नामी इस बंदे का इलाज करती है, इसे पट्टी वट्टी लगाती है। मैं इस बॉक्स से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं 20 साल से इस आइलैंड पर हूँ। पर उस सबको इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और चाय पीने लगता है। सही है भैया बंदा। क्या तुम 20 सालों से यहाँ पर थे? हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी दाढ़ी मूंछें सब कुछ आ चुकी है, मेरी आईब्रोज भी एक दूसरे के साथ टच हो चुकी हैं। और जोरो उठ जाता है। उस सब से उसकी चाय छीनता है और उसे पीने लगता है। और तभी इसकी आंखें खुलती हैं, इसे होश आता है और देखता है कि अबे ये कौन है भाई? अबे ये कौन है? साले जोरो जब देखो सोता रहता है, ये फंस गया इसमें। जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर ये बंदा नहीं निकल पाता। मैं 20 सालों से इसके अंदर हूँ, मेरी बॉडी और ये ट्रेजर बिल्कुल चिपक चुके हैं, अगर इसे तोड़ा तो मेरी बॉडी भी टूट जाएगी। और तुम लोग हो कौन? मैं हूँ लूफी और मेरा सपना है एक पायरेट किंग बनना और वन पीस खजाने को हासिल करना। वन पीस? तुम सच में उसके पीछे हो? तो मतलब है कि तुम ग्रैंड लाइन में भी एंटर करोगे? हाँ ओए बच्चे, उस जगह को हल्के में मत ले, वो जगह एक कब्रिस्तान है। मैंने एक बार कुछ पायरेट्स को देखा था जो कि वहाँ से लौटे थे, वो इस हालत में थे जैसे कि जिंदा तो हैं पर उनकी आत्मा जा चुकी है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। लूफी के हाथों में ग्रैंड लाइन का मैप होता है। तो क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पर है? हाँ, तुम्हें इस मैप को पढ़ना आता भी है? नहीं जी, मुझे नहीं आता। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं और मेरे 200 साथी इस आइलैंड पर आए थे। हमने एक एक पेटी को छाना पर हमें यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। हम लोग इस आइलैंड से जाने लगे थे, लेकिन गायमॉन जो कि मेरा नाम है, मैंने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि वो खजाना होगा तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और मुझे वहाँ पर बहुत सारा खजाना भी मिला। पर तभी मेरा हाथ छिटक गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया। नीचे एक ट्रेजर था और मैं उसके अंदर ही समा गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी उस ट्रेजर के साथ अटैच हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों को पुकारने की पर मुझे बचाने कोई नहीं आया और पिछले 20 सालों से मैं इसी हालत में हूँ। 20 सालों से मैंने उस खजाने की रक्षा की है और वो सिर्फ मेरा है, इसलिए जो भी इस आइलैंड पर आता है मैं उसे डरा कर यहाँ से भगा देता हूँ। अच्छा तो ये सब हुआ था? हाँ चलो ठीक है गायमॉन, हम आपकी हेल्प करेंगे उस खजाने को पाने के लिए। और इस सभी लोग उस पहाड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है ऊपर। ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब मुझे एक खजाना मिल जाएगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है गम गम रॉकेट मूव का यूज करके और लूफी को ऊपर 6 खजाने मिलते हैं। मुझे वो मिल गया। उसे मेरी तरफ फेंको जल्दी से। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। ये क्या बोल रहे हो लूफी? अरे ये कर क्या रहा है? मजाक करना बंद करो लूफी, उसे नीचे फेंको। नामी बेटा शांत हो जाओ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी बेटा वो खाली है ना? है ना? हाँ ये खाली है सब के सब। गायमॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये बंदा पिछले 20 सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा था जो कि असलियत में कोई खजाना था भी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओ चाचा जी शांत आ जाओ। अगर मैं 20 की जगह 30 पे आता है फिर तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके पास 10 साल भी नहीं बचते, मर जाते आप। चलिए अब हमारे साथ मिल जाइए, आप भी हमारे साथ एक पायरेट बन जाइए और इस छोटे मोटे खजाने की जगह हम आपको वन पीस दिलाएंगे। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो? हाँ, पहली बार मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने ग्रुप में। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है पर ये गायमॉन साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी क्रीचर्स इनके किसी फैमिली की तरह बन चुके थे और ये खजाने से भी बढ़कर थे और ये बंदा उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अब मुझे उस खजाने की चिंता नहीं रही तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है गायमॉन चाचा जी, फिर से मिलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वन पीस तुम्हें जरूर मिले बच्चे। अब इसके अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं। नामी एक बुक पढ़ रही होती है, उसॉप अपनी गुलेल को साफ कर रहा है और जोरो हमेशा की तरह आलसी सो रहा है। तभी लूफी बेसमेंट में से बाहर निकलता है और एक बक्सा लेकर आता है। उसॉप इसके अंदर बंदूक की गोलियां हैं।
है। मुझे लगता है हमें इन्हें ट्राई करना चाहिए। मैं हमेशा से ही ये काम करना चाहता था। जोरो भाई तुझे पता है कैसे काम करता है? अरे यार ये सोता ही रहता है जब देखो, कितना बोरिंग है। यहाँ से थोड़ी ही दूर साउथ की तरफ एक चट्टान है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो लूफी। तो ठीक है, शिप को वहीं पर लेकर चलो। अब इसके बाद हम जोरो का फ्लैशबैक देखते हैं और हम छोटे जोरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने विलेज को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक डोजो को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाकर कहता है जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी डोजो का मास्टर यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी हुई तुमने मुझे चैलेंज किया। अगर मैं जीत गया तो ये डोजो मेरा होगा और अगर मैं हारा तो यहाँ पर एक स्टूडेंट बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है बच्चे। कोई ना, आओ इससे लड़ो। क्वीना एक लड़की होती है जो कि इसकी बेटी है। क्या? मुझे लगा था तुम मुझसे लड़ोगे। एक लड़की को बुला रहे हो मुझसे लड़ने के लिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशक क्वीना एक लड़की है लेकिन ये सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। ठीक है, अगर इतनी ही ताकतवर है तो मैं इसे लड़ूंगा। ये मास्टर जोरो को तलवारों के पास लेकर जाता है। तुम्हें जैसे चाहिए तुम वैसे तलवार ले सकते हो। और जोरो कम से कम 9 तलवारें अपने मुंह में और हाथों में भर लेता है। चलो अब एक दूसरे के आगे सर झुकाओ। और झुकते ही 3 तलवारें तो वहीं पर गिर जाती हैं और जोरो 3 स्पोर्ट स्टाइल का यूज करके लड़ने की कोशिश करता है पर क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो की सारी तलवारें बिखर जाती हैं। डैम इट, मैं एक लड़की से नहीं हार सकता। वापिस से तलवार को उठाता है। ये पहली बार है कि मैंने कोई बैम्बू की तलवार उठाई है। अच्छा तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं ताकतवर बनूंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। और भागकर क्वीना की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो को यकीन नहीं होता कि एक लड़की से कैसे हार गया। हाँ तो अब तुम हार चुके हो और अब तुम्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट बनना होगा। उसके बाद जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। नॉर्मल बच्चों से 4 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो चुकी है कि एक लड़की से हार गया। क्वीना भी इसे ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती है पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी ये क्वीना को नहीं हरा पाता। तुम कितने कमजोर हो जोरो, लड़का होने के बावजूद भी मुझसे नहीं जीत पा रहे। तो ये मेरी 2000वीं जीत हुई। और जोरो अपने कपड़े साफ करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोजो मास्टर एक और बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वाकई में जोरो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाँ लेकिन ये अभी तक क्वीना के लेवल का नहीं हो पाया है। लगता है जोरो ही फ्यूचर में इस डोजो को संभालने वाला है। क्वीना सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना उसे ही ये डोजो दे दिया जाए। नहीं, क्वीना एक लड़की है, वो ये डोजो नहीं संभाल सकती। क्वीना ये बातें सुन लेती है और एकदम से दरवाजा खोलकर बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया और अब मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनकर ही दिखाऊंगी। नहीं क्वीना, तुम एक लड़की हो इसलिए तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती और ना ही तुम इस डोजो को संभाल सकती हो। ये बातें सुनकर क्वीना चुपचाप यहाँ से चली जाती है और आधी रात को जोरो 2 स्वॉर्ड्स उठाकर क्वीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है इसके पास। इसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये स्वॉर्ड्स असली होती हैं जिसकी वजह से इन दोनों को लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर क्वीना जोरो को फिर से हरा देती है और जोरो रोने लग जाता है कि एक लड़की से कैसे हार रहा है बार बार। तुम लकी हो जो कि एक लड़के पैदा हुए हो। मैं तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ और एक औरत में बदलती जा रही हूँ और मैं दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम पक्का वर्ल्ड की सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनकर दिखाओगी और उसके बाद हम दोनों उस टाइटल के लिए लड़ेंगे आपस में। जोरो इसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और अगले दिन से क्वीना और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और जोरो भी अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा देता है। एक दिन जोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और 3 बच्चे इसके पास आकर इसे बताते हैं कि क्वीना मर चुकी है। जोरो को इसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीना की अर्थी को ले जाया जा रहा होता है और एक आदमी बताता है कि इसका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। अगले दिन जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया। मुझे क्वीना की बहुत ज्यादा याद आती है। क्वीना का नाम सुनते ही जोरो रोने लग जाता है। क्वीना का सपना अब तुम पूरा करोगे जोरो। जी, अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मेरा नाम स्वर्ग तक सुनाई देगा। ये लो जोरो, क्वीना की सोर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। और मास्टर इसे क्वीना की सोर्ड दे देते हैं। इसे कभी खोना मत। जोरो उसे सोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और इसके बाद जोरो बड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके क्वीना को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र के पास जाता है। मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ क्वीना का सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और जोरो उठ जाता है और देखता है कि लूफी और उसॉप दोनों कैनन फायर ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये दोनों एक पत्थर को उड़ा देते हैं कैनन फायर करके। अब इसके बाद सभी लोग किचन के अंदर बैठे होते हैं और तभी अचानक से शिप के अंदर कोई घुस आता है और ये बंदा एक पायरेट हंटर होता है और एक तलवार लेकर बोलता है तुम लोग जल्दी से बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सर लेने आया हूँ। मैं एक पायरेट हंटर हूँ, मैंने बहुत सारे पायरेट्स को मारा है। जोरो ये सब कुछ सुन रहा होता है। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। साले तो हमारी शिप पे पहुंचा कैसे? हाँ, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और इसे नीचे फेंक देता है और तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। जॉनी, क्या ये तुम हो? बड़े भैया जोरो, आप इधर पायरेट्स की शिप पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्या हम समुद्र के बीच में हैं? हाँ, हम समुद्र के बीच में हैं। और इस तरफ जोरो जॉनी को देखता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारा साथी कहाँ पर है? हाँ, वो वहाँ पर जख्मी पड़ा है। और जॉनी यूसाको को दिखाता है, इसका पार्टनर जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ये जब से मेरे साथ इस समुद्र में आया है तब से बीमार है। हम आराम करने के लिए एक पत्थर के पीछे बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर किसी ने किसी कैनन से हमला कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए। हमें माफ करना, दरअसल ये हमारा ही काम है। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब यूसाको शायद से ही बच पाएगा, ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। ये सुनकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तभी नामी उसॉप को चेक करती है, इसकी जीभ बाहर निकालती है और लूफी और उसॉप को कुछ फल लेने के लिए बोलती है जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करेंगी। ये दोनों इसे फल खिलाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है, तुम सही टाइम पर आ गए, वरना ये शायद से ही बच पाता। बड़ी बहन नामी, बहुत अच्छी हो। उस फल को खाने के बाद यूसाको पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। साले इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया तू? इसके बाद दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देने
देने लगते हैं। डॉनी और यूसाकू बाउंटी हंटर्स होते हैं। तभी यूसाकू जोरों से हाथ मिलाता है और अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है। इसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये लोग यूसाकू को एक कमरे के अंदर सुला देते हैं और किचन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है और इसका इलाज है ताज़ा खाना। हमें एक बावर्ची रखना होगा। हाँ, मुझे एक जगह पता है जहाँ हमें एक बढ़िया कुक मिल सकता है और वो जगह ग्रैंड लाइन के पास भी है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पर हॉकाई यानी कि बाज की नजर वाला आदमी भी रहता है। हॉकाई का नाम सुनते ही जोरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक खाने वाली जगह का नाम कुछ और नहीं बल्कि बाराती होता है। शादी वाले बाराती नहीं, इस जगह का नाम है बाराती। हमारे हीरोज यहाँ पर जा ही रहे होते हैं कि तभी ये सभी लोग देखते हैं कि एक और शिप इनके सामने आ चुकी है, एक मरीन शिप। और तभी इसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेरा नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और मैंने तुम्हारा ये फ्लैग पहली बार देखा है। इस शिप का कैप्टन कौन है? मैं हूँ इस शिप का कैप्टन और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। इस बंदे का नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और ये एक नेवी हेडक्वार्टर का लेफ्टिनेंट है। और तभी इसकी बंदी यहाँ पर आ जाती है। डियर, ये लोग कौन है? चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी इस आयरन फिस्ट की नजर जॉनी और यूसाकू पर पड़ती है और ये बंदा इनका मजाक उड़ाने लगता है। और शो ऑफ करने के लिए बंदे अपने हाथों से बहुत सारे पेपर उड़ाते हैं जिसके ऊपर उन सभी लोगों की पिक्चर्स हैं जिन्हें ये लोग अब तक मार चुके हैं। और नामी इसमें से एक बंदे की फोटो देखती है। नामी मेरी बड़ी बहना, ये वांटेड पायरेट्स हैं और इन्हें मारकर हमें पैसे मिलते हैं। उस फोटोग्राफ को देखकर नामी का चेहरा उतर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और ये नेवी वाला बंदा अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है लूफी की शिप को उड़ाने के लिए और इनके ऊपर एक कैनन फायर कर देता है। लेकिन लूफी उसे रोक लेता है और लूफी उड़ते हुए सीधा उस रेस्टोरेंट की छत तोड़ के हेड शेफ के कमरे में एक होल कर देता है जिसकी वजह से हेड शेफ को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मेरी चिंता मत करो, कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करो, उन्हें खाना खिलाना ही हमारा कर्तव्य है। और तभी दो बंदे लूफी को पकड़कर इसे हेड चीफ के रूम में भेज देते हैं। लूफी गिरता पड़ता है इसके रूम में जाता है और इसे माफी मांगता है। अरे सर माफ कर दो यार। लूफी देखता है कि उस शेफ की एक टांग ही नहीं है तो मैं इसे नुकसान के पैसे देने होंगे, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है सर। तो फिर तो मैं यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। क्या? शेफ इसके मुंह पर एक लात मारता है। चुपचाप करो यहाँ पर अब काम। और नीचे फुल बॉडी अपनी बंदी के साथ खाना खा रहा होता है। सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये वाइन पक्का नॉर्दर्न विंग की है, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन बहुत ज्यादा रेयर होती है। पर तभी सांजी इसके सामने आ जाता है जो कि एक कुक है इसी रेस्टोरेंट में और ये बंदा इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सांजी इसका हाथ पकड़ के कहता है नहीं तुम गलत हो और अब चुपचाप अपना सूप पियो, समझे? सभी लोग फुल बॉडी पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। और इस तरफ लूफी उस शेफ से डील करता है कि यहाँ पर 2 नहीं 3 हफ्ते तक काम करेगा सिर्फ। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि तुम कितने दिन यहाँ पर काम करने वाले हो। शेफ एक चाकू निकाल लेता है। तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हो लेकिन अपनी एक टांग यहाँ पर रख कर जाना। नहीं यार, मैं नहीं दूंगा आपको, माफ कर दो यार। और इस तरफ सभी लोग गोइंग मैरी को लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस तरफ फुल बॉडी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है और टेबल के नीचे मौजूद एक कीड़े को मारकर उसे अपने सूप के अंदर डाल देता है। ये देखो मेरे सूप में एक कीड़ा निकला। लेकिन सांजी फिर से इसकी इंसल्ट कर देता है। मैंने आपको देख लिया था ये करते हुए, ये कीड़ा आप ही ने डाला है ना? और तभी फुल बॉडी टेबल तोड़ देता है और सारा खाना गिरा देता है। सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या तुम्हें पता है इस सूप को बनाने के लिए मुझे कितना समय लगा था? और सांजी इसे पीट कर इसे गले से पकड़ लेता है। अब तुम्हें पता चलेगा एक समुद्री कुक से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फुल बॉडी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद एक कुक सांजी को मरीन कैप्टन से फाइट करते हुए दिखता है। मरीन कैप्टन मतलब कि यही फुल बॉडी। सांजी ये क्या है? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल मत दो। और ऐसा बोलकर सांजी फुल बॉडी को छोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया? ये सुनकर सांजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर इसे कोई ना पकड़ता तो ये इस मरीन कैप्टन को यहीं पर मार डालता। ये देखकर ये मरीन कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सारी फाइट जोरो, नामी और उसॉप दूर से देख रहे होते हैं। और तभी लूफी भी छत तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी सीलिंग भी टूट गई, अब तुझे इसका पैसा भी भरना होगा। अरे ओ बुड्ढे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ये सारी तेरी गलती है। आप इन्हें लड़ाई झगड़ा किया जिसकी वजह से सीलिंग टूट गई, मैं इसके पैसे नहीं देने वाला अब। और इस तरफ जैसे ही मास्टर शेफ को पता चलता है कि सांजी यहाँ पर लड़ाई कर रहा है तो इस सांजी को एक किक मारकर दूर फेंक देते हैं। ये देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी मास्टर शेफ इस मरीन कैप्टन को भी नहीं छोड़ते हैं और इसे भी लात मारकर दूर फेंक देते हैं। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं मरीन कैप्टन हूँ। इससे हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो तुम्हें सबकी इज्जत करनी होगी, भले ही वो वेटर हो या फिर कोई कुक। और इन्हीं सभी बातों के बीच में मरीन कैप्टन का एक क्रूमेट यहाँ पर आ जाता है और अपने कैप्टन फुल बॉडी से कहता है, मास्टर डॉन क्रीक का वो पायरेट भाग चुका है और वो जाकर डॉन क्रीक को सब कुछ बता देगा और डॉन क्रीक कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। और तभी इन सभी के बीच में उस सोल्जर को पीछे से कोई गोली से उड़ा देता है और जिस बंदे ने इसे मारा है इसका नाम है गिन और ये भी एक पायरेट है। अंदर आकर ये बंदा एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर लेने के लिए कहता है और ये मोटा शेफ जिसका नाम पेटी है, सर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए प्लीज, मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह का खाना थोड़ा सा महंगा है, तो आपके पास पैसे तो है ना सर? और ये सुनकर ये गिन पेटी के ऊपर बंदूक तान देता है। ये देखकर पेटी समझ जाता है कि इस बंदे के पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ये डराकर यहाँ पर बस खाना खाना चाहता है और पेटी बिना किसी देरी के इस बंदे पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो टेबल भी टूट जाता है। ये देखकर मास्टर शेफ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई क्या ये नुकसान कराए जा रहे हैं आज मेरा सारे के सारे। इसके बाद पेटी गिन को बाहर फेंक देता है और सांजी भी अपना
अपने काम पर लग जाता है और लूफी गिन को देखकर उससे पूछता है, तुम कितने दिन से भूखे हो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तभी सांजी इसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आता है। चुपचाप इस खाने को खा लो, समझे, वरना भूख के कारण मर जाओगे। अगर तुमने मुझे खाना दिया तो मैं खाना खाकर तुम्हें जान से मार दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे, खाना खा लो, उसके बाद आराम से फाइट करेंगे, समझे। और ये पायरेट खाना खाना शुरू कर देता है। इस आदमी की आंखों में आंसू होते हैं। सच में ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और इन सारी चीजों को लूफी भी ऊपर से देख रहा होता है। तुम एक अच्छे को कहो सांजी, और दिल के भी काफी अच्छे हो। क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होना पसंद करोगे? तुम्हारा क्रू? लूफी सांजी को बताता है कि इसके पास एक शिप है, एक क्रू भी है, जिसके अंदर पहले से 3 मेंबर्स भी हैं। अच्छा, तो तुम ही वो हो जिसने हमारे रेस्टोरेंट पर तोप से हमला किया था। अरे यार, वो तो गलती से हो गया था, पर यार अपना वो बुढ़ऊ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मास्टर शेफ अपने जमाने का एक बहुत खतरनाक पायरेट रह चुका है और इस रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है, और हम सभी से भी, और हम लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये बात दोबारा मत कहना। अरे यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज मेरा क्रू ज्वाइन कर लो यार। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे यार, ये क्या बहाने से लगा रहे हो? हाँ, तुम्हें हमारे क्रू में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, हमें कुक चाहिए, समझ गए ना, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कौन होता है इसका ऑर्डर देने वाला, और इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लूफी सांजी को जबरदस्ती इसके क्रू में ज्वाइन होने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद पायरेट सांजी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है, और मास्टर शेफ भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और उस पायरेट के जाने के बाद लूफी से कहते हैं, जल्दी से आ जाओ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी वेटर के कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बन के दिखाऊंगा पायरेट्स का राजा। और जोश के साथ काम करना शुरू कर देता है। भाई क्या ये बर्तन धो रहा है यहाँ पे, बनना इसको पायरेट है। और लूफी जितने भी काम कर रहा होता है सारे के सारे उलट पुलट कर देता है, प्लेटें तोड़ देता है, कहीं पर अपना हाथ ही जला देता है, कस्टमर का खाना खा लेता है। और कुल मिलाकर ये बंदा इन सभी का काम बढ़ा ही रहा था। और लूफी की इस तबाही और नुकसान को देखते हुए पेटी सानू से बोलता है, तुम बस ऑर्डर लेकर आओ और कुछ भी नहीं, समझे, बस इतना ही कर दो महाराज। और ये सुनकर लूफी भी बहुत गुस्से में बाहर निकलता है और ऑर्डर लेने के लिए नामी जोरो और उसॉप के पास जाता है और देखता है कि ये सभी लोग मजे से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। साले जोरो, बिना अपने कैप्टन के खाना खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सांजी भी इन सभी को नोटिस कर लेता है। अच्छा, तो ये है लूफी का क्रू। हाँ, और जैसे ही ये बंदा नामी को देखता है तो बिना देरी किए नामी के पास आकर सिंपिंग करना शुरू कर देता है। इसे एक गुलाब देता है और बोलता है, तुम कितनी सुंदर लड़की हो, मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सोनिए, मेरे साथ चल, किसने देखी है कल, तेरे साथ बिताऊंगा अपनी जिंदगी का हर एक पल। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है। अगर ये बंदीबाजी खत्म हो गई हो तो काम पर ध्यान दे सांजी, हाँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इस तरफ गिन अपने हेडक्वार्टर में आकर सांजी के बारे में अपने कैप्टन को बताता है कि कैसे एक सांजी नाम के कुक ने उसकी जान बचाई। और ये सुनकर ये पायरेट कहता है, इस पायरेट का नाम है डॉन क्रीग। मुझे भी उस जगह पर लेकर जाओ, मुझे भी उस पायरेट से मिलना है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हें कोई मामूली सी डिश बनानी भी नहीं आती है। चुप हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम कुछ भी कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से नहीं जाने वाला। और चीफ यहाँ से जाने लगता है। भाई अब तो ज्वाइन कर ले मेरा क्रू। साले तुझे समझ नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन। इसके बाद लूफी वेटर वाला काम कर रहा होता है और रेस्टोरेंट का कचरा बाहर फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी शिप पर जाती है जो कि इनकी तरफ ही आ रही है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है। और इस शिप को देखकर रेस्टोरेंट के अंदर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और उस शिप को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी है, बाराती रेस्टोरेंट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी। और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि डॉन क्रीग की है। डॉन क्रीग बहुत गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर आता है, पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। गिन भी इसके साथ ही होता है और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और तभी डॉन क्रीग एक हेल्पलेस वॉइस में बोलता है, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था, कृपा करके मुझे खाना खिला दीजिए प्लीज। और डॉन क्रीग जैसे एक बड़े पायरेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर पेटी हंसने लग जाता है। हमारे सामने तो बड़े बड़े पायरेट्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हम तुझे खाना नहीं खिलाने वाले, हम तुझे मरीन वालों को सौंप देंगे। ये एक अच्छा मौका है डॉन क्रीग जैसे एक इंसान को जेल के अंदर डालने का। पर तभी सांजी पेटी को एक लात मार के इसे नीचे गिरा देता है और डॉन क्रीग को खाना दे देता है। और पीछे से एक शेफ चिल्लाता है, आए सांजी, उस खाने को दूर रख दे। वो हमेशा ऐसे ही करता है, पहले सिंपैथी दिखाता है और उसके बाद बेवकूफ बनाकर बाद में उन पर हमला कर देता है। उससे खाना दूर रखो। ये बंदा ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी डॉन क्रीग का खाना खा लेता है और उसके बाद बिना किसी देरी के सीधा सांजी पर हमला कर देता है। ये देखकर गिन हैरान हो जाता है। ये आप क्या कर रहे हो मास्टर? और डॉन क्रीग गिन को पकड़ के इसके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है। जल्दी से मेरे सारे क्रू के लिए खाना तैयार किया जाए, वरना इस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दूंगा और इस जगह के सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। इसके बाद पेटी बिना देरी किए अपनी बंदूक से डॉन क्रीग पर हमला कर देता है। पर जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि डॉन क्रीग को कुछ भी नहीं होता है और इसकी बॉडी के ऊपर एक मेटल आर्मर है और बहुत सारी बंदूकें भी हैं। और अपनी बंदूकें बाहर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी शेफ्स पर हमला कर देता है। मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होता है। अगर तुमने जल्दी से खाना नहीं बनाया तो मैं तुम सभी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। खाना बनाना शुरू कर दो। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है और इसे देखकर डॉन क्रीग भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम तो जेफ हो ना? दरअसल ये जेफ पहले एक पायरेट हुआ करता था और इस बंदे को रेड फुट जेफ कहा जाता था क्योंकि इस बंदे की किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसको भी मारता था वो खून से लथपथ
समाप्त हो जाता था या फिर जान से ही मर जाया करता था अपने ग्लोरी डेज में। पर अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं है, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुपचाप मेरे लिए खाना तैयार करो। और मैंने सुना है कि तुमने ग्रैंड लाइन को क्रॉस किया है, हाँ, बिना कोई चोट खाए। मुझे इसका राज बताओ, तुम ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस कैसे आए? और लूफी भी जेफ से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि लूफी जेफ को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था, पर असल में ये बंदा ग्रैंड लाइन को क्रॉस करके आया है, वो भी बिना किसी चोट खाए। तो मुझे बताओ या ना बताओ, एक दिन मैं सभी पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा, यानी कि किंग ऑफ द पायरेट्स, वन पीस को ढूंढ कर। तुमसे पहले मैं ग्रैंड लाइन में जाऊंगा, समझे, और वन पीस को पाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें जरूर हराऊंगा, देख लेना। ये सुनकर डॉन क्रीक को गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, एक दिन मैं पायरेट किंग बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये सुनकर डॉन क्रीक का ईगो हर्ट हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा इसे हराने की बात कर रहा है और ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी जोरो अपना ब्लेड बाहर निकालता है। ओए लूफी, क्या मेरी जरूरत है? ये लोग तेरे पायरेट्स हैं? हाँ, नहीं, दो और लोग हैं। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि शिप के ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में वही वांटेड वाला पोस्टर है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और इसकी कहानी हम आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। गिन सांजी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ करना सांजी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के सभी शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर शेफ, इस आदमी ने उसे खाना खिलाया। ये सुनने के बाद भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे? हाँ, आप सांजी की साइड ले रहे हो? क्या आप भी सांजी के साथ मिले हुए हो? चुप हो जाओ तुम सभी लोग। क्या तुम कभी भूखे रहे हो? क्या तुम्हें पता है भूखे रहने का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा समुद्र जहाँ कोई खाना नहीं, पानी पी नहीं सकते, और अगर वहाँ तुम्हें भूख लग जाए तो कैसा होगा? क्या तुम्हें पता है ये कितना डरावना है और कितना मुश्किल है? इस बात को सांजी से बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं, लड़ने की तैयारी शुरू करो। किसी भूखे को खाना खिलाना यही मेरी पहचान है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, मैं हर किसी को खाना खिलाता हूँ। और लूफी गिन से पूछता है, तुम तो ग्रैंडलैंड गई थी ना, तो तुम्हें तो बहुत सारी बातें पता होंगी। हाँ, हम लोग 50 शिप लेकर वहाँ पर गए थे, पर सामने से जो आदमी आया उसने वो 50 शिप खत्म कर दी। सारी शिप्स एक एक करके डूबती रही और सिर्फ कुछ ही शिप्स वापस आ पाई। ये सुनकर सभी लोगों की फट जाती है कि एक ही बंदे ने 50 शिप्स को हरा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है। और ये सुनकर जोरो के भी पसीने छूटने लगते हैं। तो ये पक्का हॉकाई होगा। जोरो हॉकाई को ही ढूंढ रहा था इतने सालों से। हमने उस आदमी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसने हमारी सारी शिप को डुबा दिया। अरे यार, ये कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे और भी खतरनाक ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं। अबे ओ लूफी, तुझे डर नहीं लगता है? इसके बाद हम बाहर देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पर पहुंच चुका है। इसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है और ये बंदा सीधा डॉन क्रीक की उस शिप पर हमला कर देता है और एक ही हमले से वो पूरी शिप धराशायी हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया? ये किसका हमला था? और शेफ समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हॉकाई है। पर हॉकाई यहाँ पर कर क्या रहा है? जोरो टेंशन में आ जाता है क्योंकि नामी, यूसाकू और जॉनी अभी भी उस शिप के ऊपर थे। और तभी जॉनी और यूसाकू यहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि बड़ी बहन नामी वो जा चुकी है, वो सारा खजाना चुरा कर शिप लेकर भाग गई। ये सुनकर लूफी, जोरो और उसॉप हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो गया? तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।